दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या फिर आपसे मिस हो गया हो तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। सो यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए डाउ जोन्स अभी 300 पॉइंट्स ऊपर है, 0.57% की तेजी। नैस्डैक भी अभी तेज है, 322 यानी 1.26% का जंप। एआई कंपनीज में रिकवरी अभी चल रही है। पिछले कुछ दिनों से एआई कंपनीज के स्टॉक्स नीचे थे, नैस्डैक भी उस वजह से नीचे था। तो यहाँ पे कैसे ध्यान दे सकते हैं उसको आगे चल के देखते हैं, बट उससे पहले एक न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा जो कि बुरी खबर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूएस सिग्नल करता है फ्रेश 10 to 12.5% टैरिफ डजन्स ऑफ कंट्रीज, यानी कई कंट्रीज के ऊपर फ्रेश एक नया टैरिफ लगेगा जो कि 10% का होगा या फिर 12.5% का होगा। अब ये टैरिफ जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि जो ट्रम्प का पुराना टैरिफ है वो एक्सपायर होने वाला है और ट्रम्प को पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को, यानी वहाँ का जो कोर्ट है, उसको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह के आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से टैरिफ अप्लाई करना है। क्योंकि जो 50% होता है, 100% होता है, 200%, 500%, इन टैरिफ्स को चैलेंज ईजिली किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। लेकिन 10 to 13-14% टैरिफ को कुछ खास चैलेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर्टिकल 301 के हिसाब से ट्रम्प नए टैरिफ्स को अप्लाई कर सकता है। तो उसका यूज़ अभी ट्रम्प यहाँ पे करेगा। फिलहाल अभी क्रूड के अंदर भी कुछ उछाल, कभी मंदी देखी जा रही है, उसके बेसिस पे भी यूएस की काफ़ी अच्छी आमदनी हो रही है। अब देखो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, एक और न्यूज़ आती है जिसमें कनाडा के ऊपर 50% का टैरिफ इम्पोज हो चुका है, लगा दिया है। काफ़ी सारे गुड्स हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स के चलते ये हुआ है। ट्रम्प से जो भी पंगा लेगा ऑब्वियस है वो टैरिफ उसके ऊपर लगाएगा। सो देखते हैं इंडिया के ऊपर टैरिफ लगता है या फिर नहीं। अभी कुछ दिनों पहले जो ट्रम्प का इंटरव्यू हुआ है उसके अंदर इंडिया को लेकर ट्रम्प ने काफ़ी कुछ पॉजिटिव कहा है, लेकिन ट्रम्प कैसे बदलता है वो आपको पता ही है। सो लेट्स सी। अभी तो फिलहाल यही न्यूज़ आपको ट्रम्प की तरफ से दिखाई देगी। अब देखिए नैस्डैक में अभी रिकवरी चल रही है, काफ़ी लोग अभी एआई कंपनीज के ऊपर बैट कर रहे हैं। इंडिया में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस मार्केट में या नैस्डैक में, आपको पता ही है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। क्वेश्चन ये बन जाता है कि अभी भी इस ETF का प्रीमियम क्यों नहीं गया, क्योंकि ग्रो और जीरो था, और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है, वो यूएस इन्वेस्टिंग को अवेलेबल करने वाले हैं कुछ ही समय में। हो सकता है एक आध महीना और लग जाए। तो ऐसे में तो यहाँ पे बिकवाली होनी बनती थी, बट हुई क्यों ना। सो अभी फिलहाल तो 1.57% के लोअर सर्किट में चला गया। नैस्डैक अगर आप देखोगे तो पैटर्न आपको सेम देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा, बट नैस्डैक में जो तेजी बनी एक साल में वो काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे 64% की तेजी बनी है। ठीक है, सो कुछ समय तक अंडर परफॉर्म करेगा, उसके बाद में बड़ी तेजी आएगी। यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद में कई टाइम तक फिर अंडर परफॉर्म, उसके बाद में हो सकता है बड़ी तेजी मिले। तो इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप देखोगे तो अभी भी 20% का प्रीमियम है, 20% का प्रीमियम अभी भी इसमें है। अब 5% से ऊपर किसी भी ETF में प्रीमियम होने का मतलब है वो रिस्की है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब नैस्डैक गिरेगा या एआई कंपनीज की पिटाई शुरू होगी तो ये 20% का प्रीमियम भी जाएगा, साथ में जो गिरावट हुई है वो भी एड ऑन उसमें हो जाएगी। लेकिन फिर भी लोग रिस्क लेने के लिए रेडी है, तैयार है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि यूएस इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हो, जो भी ग्रो एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू, अपने इंडियन ब्रोकर्स के थ्रू, अभी भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो आपको यूएस इन्वेस्टिंग करवाती है। उनमें अगर आप देखोगे तो ब्रोकिंग जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी काफ़ी होते हैं। उसमें TCS का भी हमने देखा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपको पहले ही टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर जो आपका कैपिटल गेन होगा, जो आप सरकार को पे करोगे, उसमें से जो आपने पहले ही टैक्स पे कर दिया जब आपने इन कंपनी के स्टॉक्स को खरीदा है, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा मामला, उस वजह से लोग चाहते हैं कि हम इंडियन ETF ही बाय करें। जो ब्रोकिंग चार्जेस है वो जो बाकी वो है उनकी तरह सेम है, तो ये एक मेन रीज़न बन जाता है। लेकिन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि प्रीमियम के ऊपर रिस्क लेना वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट है, रिस्क उसमें ज़्यादा है। अभी प्रीमियम जा नहीं रहा है, लेकिन कभी जाएगा तो फिर दिक्कतें हो सकती है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा है। एआई कंपनीज़ अपने नंबर्स भी काफ़ी सही दे रही है। कुछ कंपनीज़ ने गाइडेंस को इम्प्रूव नहीं करा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ अच्छा ही कर रही है, और ऐसा कुछ खास है नहीं कि वैल्यूएशन उनकी 200-300 पार है। तो फिलहाल पिछला जो
ये कंसोलिडेशन था उसमें 17% तक नीचे गिर गया था ETF। ज़्यादा टाइम तक नहीं, कुछ ही टाइम तक के लिए, ठीक है। उसके बाद में एक बड़ी तेजी आती है। उससे पहले यहाँ पे आई थिंक 25 या मोर देन 25% का करेक्शन हुआ था। अभी देखते हैं क्या होता है, ये कंसोलिडेशन चलता है या फिर कुछ प्राइस करेक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल तो 5% नीचे है। सो जो भी लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं वो ऐसे टाइम पे ध्यान देते हैं, चाहे वो प्राइस करेक्शन हो चाहे वो टाइम करेक्शन हो। फिलहाल अभी हम टाइम करेक्शन के अंदर है। तो आप क्या करने वाले हो, वेट एंड वॉच करोगे यूएस इन्वेस्टिंग के लिए, जो भी अवेलेबिलिटी आएगी उसके बेसिस पे, या फिर आप इंडियन ETF बाय कर रहे हो, कमेंट कर सकते हैं। स्टॉक्स पे आते हैं। आज एक AMC की लिस्टिंग थी, SBI फंड मैनेजमेंट, कल बातचीत की थी, वैसे लिस्टिंग हुई नहीं आज, स्टिल प्लस में खुला, चेक कर लेते हैं। बट उससे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देखते हैं। देखो स्टॉक आज 6% के साथ में नीचे गया है और ये गिरावट शुरू हुई थी 1 बजे के आसपास से, क्योंकि 1 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए थे। नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो कुछ खास तेजी हुई नहीं, रेवेन्यू भी कुछ खास नहीं बढ़ा। अगर मैं आपको परसेंटेज बेसिस में बताऊं तो सेल्स जस्ट 3% के साथ में बढ़ी है और प्रॉफिट 12% के साथ में बढ़ चुका है। QOQ बेसिस पे जंप है, बट YoY बेसिस पे 12% की तेजी है। सेकेंड रीज़न ये भी है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी से पैसा निकल रहा था काफ़ी टाइम से SBI में पैसे लगाने के लिए म्यूचुअल फंड की तरफ से, और वो चीज़ आज भी हुई है। मेजर पैसा यहाँ से निकला है, हो सकता है SBI में शिफ्टिंग हुई हो, लेकिन SBI की जो लिस्टिंग है या लिस्टिंग के बाद में जो बाइंग या सेलिंग हुई है वो सजेस्ट करती है कि अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को नेगेटिवली देखा जा रहा है। वो कब तक नेगेटिवली देखा जाएगा पता चलेगा, फिलहाल तो कुछ खास नहीं है। सो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद में हम चेक कर लेते हैं SBI फंड मैनेजमेंट को, जिसकी लिस्टिंग आज हुई है। क्लोजिंग बेसिस पर जस्ट 6% ऊपर गया है और यहाँ पे आई थिंक 8 या 9% तक मैक्सिमम ऊपर था। तो कुछ खास गेन नहीं मिले, 1000-1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। जो भी 15,000 की एप्लीकेशन लगा चुके हैं, जिनको मिल चुकी है, उसके बेसिस पे किया क्या है आपने, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रैटेजी कैसी बनती है। एक्सपीरियंस्ड जो भी इन्वेस्टर होता है IPO में काम करते हैं, और ऐसे IPO में काम करते हैं जिनमें सर्किट नॉर्मली नहीं लगेगा, यानी पैसा अटकेगा नहीं, कभी भी हम सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, लिक्विडिटी अच्छी है। तो उसमें लोग कैसे होल्ड करते हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं जो लिस्टिंग है ना, इसने कुछ एम्प्लॉयज़ को करोड़पति बना दिया। तो एक्चुअल जो पैसा है उन्होंने छापा है, हमने नहीं। सेम आप अभी देखोगे जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग में करोड़पति कौन बनेगा, ये मेटा वाले और जो भी इंडियन एम्प्लॉयज़ है वो करोड़पति बनेंगे। वो अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं आपको, वो डंप कर रहे हैं अल्टीमेटली। बट ठीक है, जो भी है, सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे कुछ ब्रोकिंग हाउसेज है जिनको लग रहा है कि 31% की अपसाइड है। अब इसको कैसे देखें, देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि लिस्टिंग मान लो यहाँ पे हुई है कंपनी की, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकता है, अगली कुछ कैंडल हो सकता है ऐसी बने, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करते, होल्ड करते हैं। अगर स्टॉक नीचे जाना शुरू करता है, मतलब ये कैंडल नहीं बन के ये कैंडल बन जाती है, तब इन्वेस्टर बेच देते हैं, क्योंकि वैसे भी कुछ है ही नहीं प्रॉफिट खास, तो क्यों रिस्क ले बिना मतलब में। और भी IPOs हैं। अगर ये कैंडल नहीं बन के ये कैंडल बनती है तो वेट एंड वॉच करेंगे जब तक बुलिश कैंडल बनती रहे, और जैसे ही कुछ ब्रेकडाउन होगा तब जाके फिर वो एग्जिट होगा। तो इस तरह से प्ले कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ खास तो होता नहीं इन कंपनीज में, बट ठीक है, सीखने के बेसिस पे टेक्निकली ऐसा इन्वेस्टर कर सकता है। आपको क्या लगता है, आपने क्या किया, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब और कंपनीज पे आते हैं। देखो यहाँ पे आज रिलैक्सो पिट गया, 6% नीचे गया, ठीक है। नंबर्स के ऊपर बैट अभी चल रही है, ध्यान दो इसके ऊपर। जो भी रिजल्ट के बेसिस पे काम करना चाहते हैं, जैसे आज मान लो किसी को लेना होगा, कुछ कमेंट मैंने देखे किस तरह अच्छे नंबर्स आएंगे इसके, वो क्या करता है, वो बैट कर लेगा Q1 से पहले, यानी अभी ले लेगा। तो वो कब लेगा, वो गिरने पर लेगा। तो अभी स्टॉक नीचे है, वो लोग बैट कर रहे हैं, बट उसमें रिस्क है। देखो स्टॉक नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कुछ नहीं पता। लेकिन रिस्क कहाँ पे नहीं है, नंबर्स अच्छे आने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि स्टॉक 1 गो में ऊपर ही जाएगा। बट जो भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ काम करना है। फिलहाल अभी आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं। पिछला जो क्वार्टर था ना, बहुत अच्छा था। देखते इस क्वार्टर में क्या होता है। HDFC बैंक, अब यहाँ पे दोस्तों FIs काफ़ी बैरिश हो चुकी है, 2% नीचे, कल भी गिरा था। और ADR कल इस कंपनी के स्टॉक का गिर गया था 9% तक। ADR यानी US में
एफआईज ने इसको बेचा। अब वहां पे डीआईज नहीं है तो स्टॉक देखो कितना गिर गया। एक्चुअली एफआईज इसको इतना गिराना चाह रही थी इंडिया के अंदर, बट यहाँ पे डीआईज का सपोर्ट है। डीआई कैसे गिरने देंगे, मेजर होल्डिंग है हर एक म्यूचुअल फंड की, हर एक लार्ज के फंड की इसके अंदर। तो 9% कल एडीआर गिरा, स्टॉक आज 2% गिरा, कितना बच गया 7% और गिरना बनता था उसके बेसिस पे। चलो आज ये 2% चल चुका है तो 7 में से 2% हटा देते हैं तो भी 5% की गिरावट और बाकी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आएगी, एफआईज के बेसिस पे अगर आज सेलिंग वैसी ही करती है और डीआई इसका सपोर्ट नहीं होता तो 5% और गिरता। इसका मतलब यह है कि इंडियन मार्केट में आज नहीं तो कल एफआईज फिर बेचेगी जितना उनको बेचना है, जिस वैल्यू पर इसको लाना है। तो फिलहाल सिचुएशन बेरिश हो चुकी है और ये बढ़ जाएगी अगर ये लेवल टूट जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है कॉन्ट्राबेट के लिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खास नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूट गया तो फिर कई टाइम तक स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है, साइडवेज भी चल सकता है। अगर आपको बैंक्स देखने हैं तो आईसीआईसी बैंक तो है ही, करूर भी देख सकते हैं, फेड भी देख सकते हैं अगर आपको और बैंक्स को स्टडी करना है तो। ये कुछ बैंक्स हैं जो अभी इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।